कल MMT है या WT है ना आप लोग का? अच्छा 10 तारीख का कल वाला करंट अफेयर थोड़ा सा पूछ लेते हैं। बताइएगा विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? 8 नवंबर को, ठीक है 8 नवंबर को। और अभी क्या हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 95वां देश चिली बना है। सारे करंट अफेयर्स को कल वाले को एक बार बोल देते हैं, ठीक। देखिए अभी मद्रास की जो है पहली अंतर्राष्ट्रीय परिसर की स्थापना तंजानिया में की गई है। पूर्वी अफ्रीकी देश जो है तंजानिया, यहाँ पे किया गया है। और अभी जो है 7वां पेरिस मास्टर्स खिताब जो है वो नोवाक जोकोविच जीते हैं, जो कि सर्बिया के हैं। सुल्तान जौहर कप जो मलेशिया में होता है, ये हॉकी का कप है, इसको जर्मनी जीता है ऑस्ट्रेलिया को हरा के। भारत भी जो है इसमें 3 बार गोल्ड जीत चुका है। और अभी क्या हुआ है कि एक कार्गो संभालने वाला जो है भारत का पहला बंदरगाह बना है, ठीक है। तो ये कौन सा बंदरगाह में क्या होता है कि ये अडानी के मतलब इसमें आता है, तो उसमें पूछेगा कि कितना बिलियन का उसमें किया गया था, तो 16.1 है। और ये 1 महीने में इतना कार्गो संभालने वाला पहला बंदरगाह बन गया है। अब अभी सर्वे जनरल ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष बने हैं हितेश कुमार। और क्या था एक, हाँ कि गिफ्ट सिटी में जो है IFSC पंजीकरण प्राप्त करने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस बन गई है। और बिग बैंग के बाद जो है 470 मिलियन वर्ष सबसे पुराने ब्लैक होल की खोज किया गया है, ये नासा के वैज्ञानिक किए हैं, ठीक है। आज के करंट अफेयर पूछेंगे कि देखिए अभी जो 37वां राष्ट्रीय खेल चल रहा था, ठीक है, गोवा में जो चल रहा था, तो इसमें अभी कौन सा राज्य शीर्ष पे है? महाराष्ट्र। इसमें एक तो देखिए जो शीर्ष पे है वो तो पूछता ही है, और जहाँ पे ये आयोजन हो रहा था तो उसका भी याद रखिएगा। जैसे गोवा में आयोजन हो रहा था तो गोवा जो है वो 9th रैंक पे, और महाराष्ट्र है ना 75 गोल्ड जीता है। टोटल अगर पूछेंगे तो 221 मेडल, और गोल्ड में होगा तो 75 मेडल जीता। इसका मस्कट क्या था? मोगा। देखिए मस्कट अलग है और मोटो अलग होता है। मस्कट अगर पूछेंगे तो मोगा था, और मोटो क्या था? गेट सेट गोवा। इसका मोटो था गेट सेट गोवा। देखिए अभी जो है 9 नवंबर को कौन से राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? उत्तराखंड का। यूपी से जो अलग हुआ था 13 जिलों के साथ अलग हुआ था। तो जब ये अलग हुआ था तो इसका नाम क्या था? उत्तरांचल था। 2007 में इसको उत्तराखंड कर दिया गया। अभी QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 आई है, इसमें कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पे रही है? तो चाइना की है पेकिंग यूनिवर्सिटी। नहीं इसमें मतलब शीर्ष पे तो पेकिंग यूनिवर्सिटी है चाइना की, लेकिन अगर ओवरऑल यूनिवर्सिटी की बात करेंगे ना, हाँ तो भारत चाइना को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि भारत का 148 यूनिवर्सिटी इसमें शामिल हुआ और चाइना का 133 यूनिवर्सिटी है। तो अगर भारत में पूछेंगे तो ओवरऑल तो मतलब इसका भारत का अगर सिर्फ रैंकिंग पूछा जाएगा तो IIT बॉम्बे फर्स्ट रैंक पे है, लेकिन हाँ ओवरऑल रैंकिंग में वो 40वें नंबर पे है। तो मतलब अंडर 50 में अगर माना जाए रैंक 50 तक में तो 2 शामिल हुआ है, एक IIT बॉम्बे और एक IIT दिल्ली। तो IIT बॉम्बे ओवरऑल में 40वें रैंक पे है और IIT दिल्ली जो है 46वें रैंक पे। अभी जो है म्यांमार और रूस के बीच जो है समुद्री सुरक्षा अभ्यास हुआ है मारूमैक्स, ये कहाँ संपन्न हुआ है? हाँ भारत, तो ये हुआ है अंडमान सागर में, ठीक है, अंडमान सागर में हुआ है। अंडमान सागर बंगाल की खाड़ी से। अब बताइएगा एक्सरसाइज संप्रीति जो है ये कौन कौन से देश के बीच होता है? एक्सरसाइज संप्रीति जो होता है अभ्यास जो है ये भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। और ये अभी पूछेगा इसका मतलब कहाँ पे हुआ था, तो मेघालय, ये याद रखें मेघालय के उमरेई में हुआ था। और भारतीय वायुसेना का एक हुआ है त्रिशूल अभ्यास, भारतीय वायुसेना का। अभी किस देश में जो है, किस देश के कामचटका में जो है क्रूचेवस्का सोपका, ये एक ज्वालामुखी है, ये विस्फोट हुआ है, हाँ रूस में हुआ है, हाँ ये रूस में हुआ है। क्लूचेवस्काया सोपाका ज्वालामुखी ये रूस में हुआ, और इस ज्वालामुखी कहा जाता है कि ये यूरेशिया महाद्वीप का सबसे मतलब बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। देखिए ज्वालामुखी में क्या होता है? मैग्मा, और मैग्मा का होता है, तो मैग्मा जो होता है पृथ्वी में से ना क्रस्ट, मेंटल और कोर, तो मैग्मा जो होता है वो मेंटल में होगा, ठीक है। और मैग्मा ही जब बाहर निकलता है तो उसको लावा कहते हैं। देखिएगा अभी हाँ वही चल रहा था। देखिएगा ICC जो ODI रैंकिंग में है शीर्ष पे कौन से बल्लेबाज है? शुभमन गिल है, ठीक है, ये बहुत चर्चा में रहे हैं काफी।
तो शुभमन गिल है। और हाँ, बाबर आजम को पीछे कर दिया। और अगर गेंदबाजी में भी पूछेंगे तो मोहम्मद सिराज, हाँ मोहम्मद सिराज है, मोहम्मद सिराज गेंदबाज, ठीक है। नहीं, ये ओडीआई रैंकिंग के शीर्ष पे, हाँ ये मोहम्मद सिराज, ठीक है। आईसीसी जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 में। देखिए आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई। तो उस टाइम पे क्या होता, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका था, मतलब यहाँ के प्रतिनिधि मिलकर तो इसका स्थापना किए थे 1909 में। लेकिन उस टाइम जब आईसीसी का स्थापना हुआ था ना, तो ये किस रूप में था? तो ये उस टाइम पे एक कॉन्फ्रेंस के रूप में आया था, ठीक है, कॉन्फ्रेंस के रूप में, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था। तो इसका मतलब स्थापना तो 1909 ही बोलेंगे, लेकिन 1965 में नाम बदल के ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो है ये 1965 में हुआ था। लेकिन जिस टाइम स्थापना हुआ था उस टाइम ये इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में हुआ था 1909 में। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आईसीसी का? नहीं, आईसीसी का दुबई में, आईसीसी का दुबई में है। और बीसीसीआई, जैसे आईसीसी इंटरनेशनल है तो ऐसे बीसीसीआई जो अपने भारत का क्रिकेट का परिषद है, इसकी स्थापना 1928 में हुई थी, 1928 में। आईसीसी 1909 और बीसीसीआई 1928 में। बताइएगा। और जैसे कि ये भी ओडीआई में जो हुआ है, ये वनडे इंटरनेशनल कितने ओवर का होता है? हाँ 50 ओवर का होता है। अभी 11वां कलाकार पुरस्कार किनको दिया गया है? हाँ, क्रिस्टोफर डिसूजा, क्रिस्टोफर डिसूजा जो है इनको 11वां कलाकार पुरस्कार दिया गया। और मतलब कोंकणी इनका लैंग्वेज है, ये निर्देशक भी है और क्या बोलते हैं वो थिएटर आर्टिस्ट जो होता है, हाँ वो भी है। अरे बताइएगा, कौन सा जो विदेशी रक्षा कंपनी है वो अपने यहाँ जो है 100% एफडीआई मंजूरी पाने वाला पहला रक्षा कंपनी बना है? हाँ साब है, ठीक है, स्वाब है। और ये स्वीडन कंपनी है, ठीक है। एफडीआई में क्या होता है ना कि आपके यहाँ कितना करेंसी है ये तो है, लेकिन दूसरे देश का जो आप कितना करेंसी जमा कर रहे हैं, तो ये आपके मतलब प्रगति को, आपके कंट्री को जो है रिप्रेजेंट करने की बात है कि आपके यहाँ कितना है, तो वो ज्यादा रिच माना जाता है इस तरह से। तो अभी स्वीडन को भी और 100% इसलिए दिया, जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ का मीडिया है, ठीक है, तो उसमें अगर चाइना अपना 100% एफडीआई कर दिया, तो एक तरह से क्या होता है कि उसका उससे प्रभाव ज्यादा होता है, वो जब चाहे उसमें कुछ चेंज कर सकता है। तो इसलिए जल्दी किसी भी चीज में एफडीआई में 100% नहीं दिया जाता है। लेकिन स्वीडन से हमारे कंट्री का अच्छा रिलेशन है, तो इसके लिए स्वीडन की कंट्री है साब, इसको 100% एफडीआई मंजूर किया गया। बताइएगा, अभी एनएचआरआई का जो है 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? कोपेनहेगन, ठीक है, डेनमार्क में जो है कोपेनहेगन में किया गया है। इसका मतलब नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूट जो है। और यहाँ पे अभी कहेंगे तो न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा जो इसके हेड थे, वो वहाँ पे मतलब यहाँ का प्रतिनिधित्व किए हैं, ठीक ना। इसमें क्या था, देसी रियासत था ना, देसी रियासतों का विलय और स्रोत था, स्रोत था। इसके बाद तो पढ़ना था मौर्य साम्राज्य और चुंबकत्व। तो देखा, देसी रियासत जो है, जिस टाइम पे हम लोग का देश जो मतलब आजाद हुआ 1947 के टाइम पे, उस टाइम में कितनी देसी रियासतें थी? 565, ठीक है, 565 के करीब जो है वो देसी रियासतें थी उस बार। और कितनी रियासत थी जो कहीं पे भी मतलब विलय होने के लिए इनकार कर दी थी, अपने यहाँ विलय होने से इनकार कर दी थी? कितनी देसी रियासतें? देखिए, अगर जिस टाइम पे देश मतलब 1947 की बात करें तो उस टाइम पे 11 ब्रिटिश राज्य थे, ठीक है, मतलब जहाँ पे ब्रिटिश का शासन हो रहा था वो राज्य थे। तो ब्रिटिश राज्य 11 थे और देसी रियासत जो है वो 565 थे। जिसमें से क्या हुआ कि 539 देसी रियासत तो हमारे मतलब भारत में विलय हो गए, मतलब वो मान गए। और उसमें से क्या हुआ था कि 23 देसी रियासत जो थे वो पाकिस्तान में विलय हो गए थे। 565 में से 23 जो है पाकिस्तान में विलय हो गए, 539 हमारे भारत में विलय हो गए थे। और 3 देसी रियासत कौन कौन सा? जम्मू कश्मीर, एक हैदराबाद और जूनागढ़। ये 3 जो थे वो बोले थे नहीं हम स्वतंत्र रूप से रहेंगे, ठीक है। तो देखिए, जूनागढ़ में क्या होता है ना कि जनमत संग्रह हुआ था। वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ के जो शासक थे, कोई मोहम्मद कुछ नाम था उनका, मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई मोहम्मद करके थे। तो वो मतलब चाहते थे कि जो पाकिस्तान के साथ हम अपना ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे वो मुस्लिम थे तो वो सोचते थे कि हम पाकिस्तान में ज़्यादा सेफ रहेंगे। तो 8 सितंबर को ऐसा हुआ था कि एक जूनागढ़ पाकिस्तान समझौता हो गया, जिसके तहत ये हुआ था कि जूनागढ़ पाकिस्तान से मिलना चाह रहा था। लेकिन उसी वक्त फिर जवाहरलाल नेहरू जो थे इसका विरोध किए और फिर वहाँ पे
पे जनमत, तो ये तो पहले ही भाग गए पाकिस्तान जो यहाँ के शासक थे जूनागढ़ के, और फिर यहाँ पे जनमत संग्रह कराया गया। तो इस मतलब जो जनता है उनसे लिया गया कि आपको कहाँ रहना है, तो तब ये जनमत संग्रह से ये भारत में विलय हुआ था। और हैदराबाद का क्या था कि वहाँ पे पुलिस कार्रवाई की गई थी, क्योंकि हैदराबाद के शासक निजाम जो थे वो भी तो मुस्लिम ही थे, लेकिन वहाँ पे था ना कि जैसे कि वो बहुत बड़ा उस टाइम पे विदेशी रियासत था हैदराबाद जो है, उसका खुद का डाकघर, खुद का ट्रेन चलना, तो वो भी स्वतंत्र रहना चाह रहा था, लेकिन बाद में वो भी सोच रहा था कि पाकिस्तान के साथ विलय हो जाए। वहाँ का एक कराची बंदरगाह है, वहाँ से कुछ लेन देन भी चलने लगा था, तो इस बात का भी विरोध किया और वहाँ पे सेना भेजी गई, तो वो भी निजाम जो है भाग के पहले ही पाकिस्तान चले गए। तो वहाँ नहीं हैदराबाद से सट्टा नहीं हुआ, मतलब वो स्पेशली पहले ही भाग गया वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि दोनों पाकिस्तान क्या इंडिया के दोनों, अभी जैसे पूर्वी पाकिस्तान कर दिया गया, पश्चिम तो बांग्लादेश बना, तो उस टाइम पे क्या था कि दोनों तो पाकिस्तान ही था, ये बाद में हुआ तो वो पाकिस्तान चला गया। तो यहाँ पे अगर याद रखेंगे तो हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई हुई थी। और जम्मू कश्मीर जो है, तो जम्मू कश्मीर में उस टाइम पे हरि सिंह थे, राजा हरि सिंह जो थे वो जम्मू कश्मीर में थे, तो वो चाहते थे कि हम लोग मतलब स्वतंत्र ही रहें, ठीक है, वो मान ही नहीं रहे थे, वो स्वतंत्र ही रहना चाहते थे। वो चाहते थे कि मतलब वो यूएन के पास भी गए थे कि हम लोग को एक अलग देश का ही दर्जा दे दिया जाए, ठीक है। हाँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो फिर हुआ क्या, जो पाकिस्तान जो है वहाँ पे हथियारबंद कुछ भेजता, वहाँ पे जो है मारकाट होने लगा ये सब, तो फिर वो हेल्प मतलब वहाँ से वो अपने एक जो सेनापति थे उनको भेजे और बोले कि आप मतलब हेल्प लेके आइए भारत सरकार से, तो फिर वही यहाँ से सेना भेजी गई। तो यहाँ पे देखिए एक उस टाइम पे क्या हुआ था कि माउंट बेटन जो थे ना, उनके कहने पे क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू जो है यूएन चले गए थे। तो यूएन में दो तरह की एक अनुसूची होती है, 5 और 6। तो अगर आप अनुसूची 5 के तहत जाइएगा तो आपका मतलब ये, जैसे कि उस टाइम पे जम्मू कश्मीर था ना, तो अगर ये आप कहते हैं कि ये क्षेत्र मेरा है और इस पर कोई कब्जा कर दिया, ठीक है, एक ये हुआ। लेकिन ये क्या हुआ कि तो उसमें क्या होता है कि आपको एकदम कंफर्म पता है कि ये क्षेत्र हमारा था, ठीक है, तो उस पर फैसला होगा। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जो थे वो अनुसूची 6 के तहत चले गए। उसके तहत था कि ये क्षेत्र विवादित है, मतलब क्या कि हमको भी नहीं पता है कि हमारा है कि नहीं है, हाँ, और इस पर किसी और का कब्जा कर लिया। बस यूएन ने वहीं पे स्टे लगा दिया कि मतलब आपकी सेना अभी जहाँ जहाँ तक आप लोग वहीं पे रुक जाइए। अगर ये नहीं होता, कुछ दिन और रहता, तो अभी जम्मू कश्मीर पूरा हमारे ही पास होता, ठीक है। तो ये यूएन में अनुसूची 6 के तहत ऐसा कर दिया गया था, ठीक है। हाँ, तो वही जो है मतलब जम्मू कश्मीर जो चाह रहा था कि आप हमको स्पेशल राज्य का दर्जा दीजिए, तो ये 370 आर्टिकल है। अभी छुट्टी हुई है क्या उस क्लास में? तो अगर पूछेगा कि जूनागढ़ और पाकिस्तान समझौता कब हुआ था, तो 8 सितंबर को हुआ था, ठीक है, 8 सितंबर 1947 को हुआ था। और हाँ, ये देखिए जो मंत्री ये भेजे थे ना, वो शेख अब्दुल्ला थे, ठीक है। महाराजा हरि सिंह जो मंत्री भेजे थे मतलब भारत सरकार के पास की जम्मू कश्मीर को बचाव के लिए, वो शेख अब्दुल्ला को भेजे थे। तो अगर विलय पत्र की बात होगी तो जम्मू कश्मीर का विलय पत्र पे साइन किया था 26 अक्टूबर 1947 को, 26 अक्टूबर 1947 को ये किया था। हाँ, जम्मू कश्मीर का है 26 अक्टूबर 1947 को। और अगर हैदराबाद का देखेंगे तो 18 सितंबर, यहाँ पे कभी कभी 17 सितंबर भी रहेगा, 18 सितंबर भी, डेट इतना 1948 को सितंबर में हुआ था, ठीक है। और ये भी पूछा जाता है कि हैदराबाद को किस ऑपरेशन के तहत किया गया था, तो पोलो ऑपरेशन। और ये पोलो ऑपरेशन, वो जो पोलो हम लोग गेम नहीं खेलते हैं घोड़ा पे बैठ के जो हॉकी स्टिक से मारते हैं, तो उस टाइम पे हैदराबाद में ना सबसे ज्यादा पोलो का मैदान था, मतलब आप विश्व स्तर पे मान सकते हैं कि उतना पोलो का मैदान जो है कहीं पे नहीं था हैदराबाद में। तो ऑपरेशन पोलो के तहत जो है हैदराबाद को विलय किया गया था, ठीक है। 17 मैदान था वहां पे। और देखिए जब यहाँ पे ऑपरेशन पोलो गया था, तो ये भी पूछते हैं कि 5 दिन तक कार्रवाई हुई थी, जिसमें भारत सरकार से मतलब यहाँ से पूछा जाए राष्ट्रीय तौर पे, तो 66 जवान जो है वो शहीद हो गए थे इसमें। तो देखिए अगर जम्मू कश्मीर का होगा तो 26 अक्टूबर 1947 को, ठीक है, ये विलय पत्र जो है वो साइन हुआ था, जम्मू, ये हरि सिंह साइन किए थे, ठीक। और अगर हैदराबाद का पूछा जाए तो 17 सितंबर 1948 को। और जूनागढ़ का पूछा जाए तो 12 सितंबर, ठीक है, 12 सितंबर 1947 को, क्योंकि 8 सितंबर 1947 को जूनागढ़ और पाकिस्तान के बीच समझौता हो गया था। तो पूछता है कि जूनागढ़ पाकिस्तान समझौता कब हुआ था, तो 8 सितंबर 1947। उसी के 4 दिन के बाद जो है 12 सितंबर 1947 को जूनागढ़ का विलय जनमत संग्रह से हो गया था, ठीक, 1947 ये समझौता था। और अगर पूछेगा कि विलय कब हुआ, तो 12 सितंबर को ये हुआ था जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ रियासत का 1947 में।
तो देखिए, तो जूनागढ़ रियासत हो गया और जो जम्मू कश्मीर है ये दोनों 1947 में ही हो गया था, और हैदराबाद 1948 में। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा या फिर कानूनी कार्रवाई जो बोलेंगे उसके द्वारा हुआ था, पुलिस कार्रवाई, हाँ पुलिस कार्रवाई। और जूनागढ़ जनमत संग्रह और ये विलय पत्र पे साइन किए थे ये जम्मू कश्मीर का, ठीक है। राजा याद रखिएगा महाराजा हरि सिंह थे, ठीक ना, बताइएगा। तो यही जो है देशी रियासतों को भारत में विलय के लिए जो है रियासती मंत्रालय बनाया गया था। इस मंत्रालय के जो है नेतृत्व कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी वजह से ना इनको बिस्मार्क भी कहा जाता है, कि देखिए जर्मनी में क्या होता है, बिस्मार्क एकीकरण किए थे ना उसका, तो इसीलिए इनको भारत का बिस्मार्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये देशी रियासतों का मतलब भारत का एकीकरण किया, तो इसलिए इनको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। और पूछा जाएगा कि रियासती जो मंत्रालय है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 27 जून को, 27 जून 1947 को जो है रियासती मंत्रालय की स्थापना की गई थी, जिसके नेतृत्व या फिर अध्यक्ष कहेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और इसी वजह से इनको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। और इनके साथ एक और सहायक थे इनके, वीपी मेनन, ठीक है, वीपी मेनन जो थे इनके एक और सहायक थे। देखिए जो भारत में जो ये स्वतंत्रता का 1947 में जो हम लोग को मिला है, तो उस टाइम पे ये पेश कब किया गया था, ये अधिनियम जो था, मतलब ब्रिटिश सरकार के यहाँ ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई को, ये 4 जुलाई को पेश किया गया, 18 जुलाई को पास हो गया और 15 अगस्त को लागू हो गया, ये याद रखिएगा। 4 जुलाई को ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो है ये 4 जुलाई को ब्रिटिश मतलब क्या होता है वहां संसद या जो भी कहे वहां पे पेश किया गया था। 4 जुलाई 1947 को पास कब हुआ, 18 जुलाई 1947 को, और लागू 15 अगस्त हो गया जब 2 देश बन गया था। देखिए हैदराबाद के बारे में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं कि ये भारत के पेट में कैंसर की तरह है, क्योंकि उस टाइम पे अगर ये तीनों रियासत में माना जाए तो सबसे ज्यादा जो है हैदराबाद ही विस्तृत भी था और सबसे ज्यादा नुकसान भी वही पहुंचा रहा था, स्पेशली हाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलते हिंदुओं को सबसे ज्यादा प्रेम जा रहा है तो लूटपाट कर लिया, ये सब चीजें कर रहा था। और ये 370 को खत्म कब किया गया है, ये 370 आर्टिकल है, इसको कब खत्म किया, जिसके तहत 31 अक्टूबर 2019 को, इसी के तहत जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया था। बताइएगा मतलब विदेशी स्रोत में अगर पूछेंगे, मतलब इसी आर्टिकल के तहत पहले दिया गया था, अब इस आर्टिकल को खत्म कर दिया गया है, ये कह रहे हैं। बताइएगा जो संसाधनात्मक जो शासन प्रणाली थी, ठीक है, संसदात्मक शासन प्रणाली, ये कौन से देश से लिया गया है भारत में, ब्रिटेन से लिया गया, ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया। और एकल नागरिकता, ये भी ब्रिटेन से लिया गया। देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन और उस पे जो महाभियोग है ये यूएसए से लिया गया। राष्ट्रपति का निर्वाचन और उस पे महाभियोग यूएसए से, और उपराष्ट्रपति भी यूएसए से। देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन और महाभियोग यूएसए और उपराष्ट्रपति भी यूएसए से लिया गया है। और अगर पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है और राष्ट्रपति के द्वारा जो राज्यसभा में साहित्य कला वगैरह में जो मनोनीत किया जाता है, ये कहाँ से लिया गया है, नहीं ये आयरलैंड से लिया गया, ठीक है, आयरलैंड से। तो देखिए राष्ट्रपति और उस पे राष्ट्रपति के बारे में पहले देख लेते हैं, राष्ट्रपति और उस पे महाभियोग और साथ में उपराष्ट्रपति याद रखेंगे। तो ये सब जो है ये कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया, ठीक है, ये यूएसए से लिया गया। और राष्ट्रपति के द्वारा जो है उनका जो निर्वाचक मंडल है राष्ट्रपति का वो, और उनके द्वारा जो राज्यसभा में जो मनोनीत किए जाते हैं ये आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। और राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया जो है कनाडा से, और सर्वोच्च न्यायालय का जो परामर्श न्याय निर्णय है ये भी कनाडा से लिया गया है। एक जैसे कि राष्ट्रपति के बारे में पहले तो उस पर जितना है उसको देख लीजिएगा कि कौन कौन से देश से लिया गया है, फिर उपराष्ट्रपति के बारे में ऐसे सारे देश का एक एक करके याद कीजिएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब क्या है कि जैसे किसी एक चीज के बारे में दिया गया तो उसको देख लीजिएगा कि कौन कौन से देश से उसको लिया गया है, इसके बारे में क्या क्या। और आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान जो है राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां जो है ये जर्मनी से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया। मौलिक कर्तव्य रूस से, और जो है प्रस्तावना में स्वतंत्रता जो है ये फ्रांस से लिया गया है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता जो है ये फ्रांस से लिया गया। देखिए राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका। राज्यसभा में मनोनीत जो राष्ट्रपति करते हैं ये आयरलैंड से है, नहीं ये
अगर राष्ट्र पूछेगा कि राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में जो मनोनीत करने के बारे में है कि मनोनीत जो सदस्य करते हैं ये आयरलैंड से, लेकिन अगर निर्वाचन होगा तो राज्यसभा में ये दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है, तो ये दक्षिण अफ्रीका से सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से बोलेगा। जो 395 अनुच्छेद जो था भारतीय संविधान में, उसमें से कितना अनुच्छेद जो है 1935 के अधिनियम से लिया गया है? वो तो 15 अनुच्छेद 250, ठीक है, 395 में से 250 जो था वो 1935 अधिनियम से लिया गया था। और ये 15 आप बोल रहे हैं ना, ये 15 अनुच्छेद जो है 26 नवंबर को जब, हाँ, ये 26 नवंबर को लागू हुआ था, जब अंगीकृत किया गया था संविधान को, और बाकी जो वो 26 जनवरी को किया गया था। 15 याद रखिएगा, 26 नवंबर को किया गया था। संसदीय विशेषाधिकार पूछेंगे तो ये संसदीय विशेषाधिकार ये ब्रिटेन से, संसदीय विशेषाधिकार जो है ब्रिटेन से। देखिए उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायालय जिसका दो है, एक उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, जैसे राष्ट्रपति का महाभियोग है तो उसको हटाने की विधि कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया। तो ऐसे ही उच्चतम और जो उच्च न्यायालय है उनके न्यायाधीशों को हटाने की जो विधि है ये भी यूएसए से लिया गया, ठीक। और वही अगर पूछेंगे सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय तो कनाडा से, न्याय निर्णय कनाडा से। नहीं, लिखित संविधान जो है कहाँ की, मतलब लिखित संविधान की जो अवधारणा है ये कहाँ की देन है? फ्रांस की देन है। देखिएगा संविधान को पवित्र दस्तावेज कौन बोले थे? भीमराव अंबेडकर बोले थे। और उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कब कहा गया था? 1967 में जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का जो हुआ था 1967 में, इसी में कहा गया था उद्देशिका को मतलब जो है ये संविधान की मूल आत्मा है। तो देखिए देशी रियासत कितना था उस टाइम, जिस टाइम 565, राज्य 11 थे और देशी रियासत 565 थे, जिसमें से 539 पहले ही विलय हो गए थे, 23 जो है वो पाकिस्तान में विलय हो गए थे, और 3 देशी रियासत है जो मतलब इनकार कर दिए थे, जिसके लिए सब किया गया था। ठीक है, थोड़ा बहुत जैसे कि अभी आप बोले ना, तो अगर दूसरा बुक है, ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। हाँ एसपीडी में ना, हाँ उसमें थोड़ा बहुत नहीं, 565 ही था, ठीक है। हाँ गलत दिया हुआ है। ठीक है, जब भी कोई डाटा 2-3 बुक से पढ़ते हैं ना, जैसे लगता है गलत है तो या तो गूगल कर लीजिए, या फिर कोई एक बुक जिसको आप बेसिकली शुरू से लेके चले। हम तो लूसेंट को ही लेके चलते हैं। मेरा हमेशा अगर हम कोई भी बुक पढ़ते हैं तो अगर हमको लगता है कि इसमें डाटा गलत है तो हम लूसेंट को ही सही मान के चलते हैं। और मतलब 1-2 है वो हमसे बोले क्या लूसेंट से अब कुछ नहीं होता, लेकिन अभी तक मतलब 2021 से ज्वाइन किए हैं ये, और हम तब से अभी तक हम लूसेंट पढ़ ही रहे हैं, हम कभी लूसेंट पढ़ना नहीं छोड़े हैं। अभी भी हम कोई बुक पढ़ते हैं तो पहले उस टॉपिक से पहले लूसेंट पढ़ेंगे। हाँ ये सही रहता है। ठीक है, एडिशनल नॉलेज के लिए दूसरा बुक पढ़ सकते हैं। देखिए जैसे कि कुछ लोग कहते हैं दृष्टि बहुत अच्छा है, लेकिन हम अभी तक दृष्टि पढ़े ही नहीं है कभी, तो हम उसके बारे में हमको आइडिया नहीं है, पता नहीं वो बुक हमको इतना उदास नहीं होता है। हाँ तो वो भी अच्छी बुक है। बताइएगा एस्बेस्टस जो होता है वो किससे बना होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम। एस्बेस्टस जो होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम से बना होता है। बताइएगा जो कृत्रिम वर्षा कराने में किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। क्या देखिए एक क्या होता है हरा कशिश, मतलब वही थोथा जो होता है ना उसी को कशिश, जैसे उजला थोथा, नीला थोथा, लाल थोथा होता है ना, हाँ तो ऐसे ही हरा कशिश होगा। तो नीला थोथा होगा तो क्या होगा वो CuSO4 होगा, और लाल थोथा COSO4 होता है। हरा कशिश अगर होगा तो नहीं, हरा कशिश देखिए नीला वो सफेद के लिए होता है, Fe होता है, ठीक है। हाँ हरा होगा तो Fe, उजला होगा तो ZnSO4, ठीक है। ठीक है याद देखिए सब नीला थोड़ा तो हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं शुरू से, तो CuSO4 तो याद ही रहता है कॉपर का। लाल थोड़ा होगा तो कोबाल्ट, जैसे लाल में कोबाल्ट याद रखेंगे, अगर नीला होगा तो कॉपर, हरा होगा तो
Fe और उजला होगा तो जिंक, ठीक है, जिंक का Zn याद रखेंगे। देखिए इसमें 7H2 और 5H2 में भी कंफ्यूजन होता है। देखिए शुरू से हम लोग सबसे पहले अगर शुरू से देखा जाए तो मतलब ये सेट वगैरह भी बनाना स्टार्ट किए थे, सबसे पहले नीला होता सबके दिमाग में रहता है कि CuSO4 को बोलते हैं, तो उसमें वही सिर्फ एक अलग है, बाकी सबका जो H2O लेंगे वो सेम ही होता है। तो इसमें 5H2O होता है, बस इसका याद रखिएगा, बाकी सब में 7H2O होता है। अगर नीला थोड़ा पढ़ेंगे तो 5H2O, बाकी इधर हरा कशिश हो गया, उजला लाल हो गया, सब में 7H2O होता है, ठीक है, इसमें 5H2O होगा। और उजले होते कोई मतलब ये एलिमेंट का नाम याद रहेगा, जैसे कि जिंक सल, ZnSO4 है तो जिंक सल्फेट, ये तो सल्फेट होता है, ये तो अब बताइएगा जो क्या था, हाँ टूथपेस्ट का अगर मुख्य घटक पूछेंगे तो कौन होता है, नहीं मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, टूथपेस्ट का जो है मुख्य घटक जो होता है वो मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है। और क्विक सिल्वर के नाम से किसको जानते हैं, पारा को, क्विक सिल्वर के नाम से पारा को जानते हैं। बेवकूफों का सोना या झूठा सोना आयरन पायराइट, इसका फॉर्मूला बताइएगा। आयरन है तो जिंक, आयरन का मतलब लोहा यानी Fe हो जाता है, FeS2, ठीक है, FeS2 होगा, आयरन पायराइट्स FeS2, इसी को बेवकूफों का सोना या झूठा सोना कहा जाता है। बताइएगा क्रोमिक अम्ल जो होता है इसका रासायनिक नाम क्या है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ठीक है, इसी को क्रोमिल अम्ल का ये रासायनिक नाम है। इससे पहले भी एक जगह पढ़े है ना, जैसे कि ये क्रोमियम ऑक्साइड पढ़ते हैं ना, जो ये अपवाद जो था क्योंकि ये अम्लीय प्रकृति का था, ठीक है, तो इसी का एक ये क्रोमिल अम्ल का रासायनिक नाम है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ठीक है, वो ऑक्साइड था, ये ट्राइऑक्साइड है। बताइएगा बारूद में जो है पोटेशियम नाइट्रेट कितना होता है, 75%। बारूद में पोटेशियम, ये इसका बारूद का याद रखेगा, बारूद में अक्सर पूछता है, ये गंधक पूछेगा या फिर पोटेशियम नाइट्रेट का पूछेगा, तो पोटेशियम नाइट्रेट 75%, गंधक 10% और 15% चारकोल और अन्य पदार्थ होते हैं, ठीक है, दो इसमें याद रखेगा। 75% जो होता है वो पोटेशियम नाइट्रेट होता है और 10% गंधक होता है बारूद में। देखा रणनीतिक धातु जो है वो किसको कहा जाता है, टाइटेनियम को, टाइटेनियम को जो है वो रणनीतिक धातु कहा जाता है, टाइटेनियम को। क्या हुआ, 10% गंधक होता है, 75% पोटेशियम नाइट्रेट और 10% गंधक होता है। और पूछेंगे रणनीतिक धातु कौन सा होता है, तो टाइटेनियम होता है। चूहा विष में किसका उपयोग किया जाता है, चूहा विष, चूहा को मारने में जिंक फॉस्फाइड का, जिंक फॉस्फाइड का उपयोग। और अगर सर्प विरोधी सुई बनाना हो तो ऑरिक क्लोराइड, सर्प विरोधी सुई के लिए ऑरिक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। बताइएगा समूह 1 में जो तत्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार धातु कहलाते हैं, और 2 में जो होते हैं क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। और अगर क्षार धातु है तो इनके हाइड्रोक्साइड कैसे होंगे, क्षारीय ही होंगे। लिथियम जो होता है ये सबसे प्रबल अपचायक होता है, ये तो बताए थे। और धातु बताइएगा आवर्त सारणी में अगर देखा जाए तो कितने जो है अधात्विक तत्व होते हैं, 22 होते हैं। इसमें द्रव कितना होगा, 1, गैस 11, गैस 11 और ठोस जो होगा वो 10, 22 है पूरा, तो द्रव 1, गैस 11 और ठोस 10। बताइएगा द्रव अवस्था में स्थित अधातु कौन सा होता है, ब्रोमीन होता है। और अगर एक एक्सेप्शन पूछे तो जैसे क्या होता है कि अधातुएं क्या होगी, विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन इसका एक्सेप्शन अगर होगा ग्रेफाइट होता है, क्योंकि वो क्या होता है अधातु है लेकिन फिर भी वो विद्युत का सुचालक होता है। बताइएगा हाइड्रोजन गैस प्राप्त करने की सबसे सस्ती विधि कौन सी है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त करने की सबसे सस्ती विधि जल गैस विधि होती है, जल गैस विधि होती है। भारी जल का सूत्र बताइएगा, D2O। भारी जल की खोज कब की गई थी, कौन किए थे, यूरे और बॉर्न किए थे। भारी जल कितने तापमान पे जम जाएगा, भारी जल 3.8 डिग्री सेल्सियस, वो पारा का होता है,
ये 3.8 डिग्री सेल्सियस पर जमेगा भारी जल, ठीक है। 3.8 डिग्री सेल्सियस पे भारी जल जो है वो जम जाता है। तो पूछेगा कि ओजोन जो है वो ऑक्सीजन का क्या होता है, तो समस्थानिक, समरूप, क्या होता है वो, उसको समरूप होता है, ठीक है। ओजोन जो होगा वो ऑक्सीजन का समरूप, सॉरी अपरूप होता है, समरूप बोल रहे हैं, अपरूप होता है उसका एक। इसकी सांद्रता समुद्र तट से कितनी ऊंचाई तक होती है ओजोन की? 32 से 60 किलोमीटर, 32 से 60 किलोमीटर तक होती है। और यही जो है सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणें जो होती है उसके दुष्प्रभाव से जो है वो बचाती है। बताइएगा जल की कठोरता जो है वो कितने प्रकार की होती है? कौन कौन सी? दो होती है। कौन कौन सी? अस्थाई और अस्थाई होती है। अगर देखिए, अगर कहा जाएगा कि जल की जो अस्थाई कठोरता है वो किसके कारण होती है, तो बाइकार्बोनेट के कारण, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण जो है इसकी अस्थाई कठोरता होती है। और अगर अस्थाई कठोरता जो होता है वो सल्फेट के कारण, ठीक है, सल्फेट के कारण, मतलब ज्यादा तो सल्फेट ही रहता है, लेकिन क्लोराइड और लवण भी रहेगा ऑप्शन में तो ये भी लगा सकते हैं, ठीक है, अगर सल्फेट ना दिया हो तो अगर उसमें पूछेंगे जो अस्थाई कठोरता है वो किसके कारण होगा? बाइकार्बोनेट। अस्थाई कठोरता बाइकार्बोनेट के कारण होता है, ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। और अस्थाई कठोरता जो होता है वो सल्फेट के कारण होता है। बताइएगा जल की अस्थाई कठोरता को दूर करने की मुख्य विधि कौन सी है? परम्यूटेट विधि। परम्यूटेट विधि जो है वो जल की अस्थाई कठोरता को दूर करने की मुख्य विधि है। और परम्यूटेड सोडियम को और क्या कहा जाता है? इसका दूसरा नाम जो होता है वो जियोलाइट होता है, ठीक है, जियोलाइट होता है। देखिए ये तो विधि है, ठीक ना, ये विधि है जल की अस्थाई कठोरता को दूर करने की। और अगर पूछा जाए कि पानी की अस्थाई कठोरता को दूर करने के लिए अगर अवयव का बात किया जाए कि कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होता है, तो पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, ठीक है। अस्थाई कठोरता और अस्थाई कठोरता। अस्थाई कठोरता किसके कारण होगा? अस्थाई बाइकार्बोनेट के कारण। अस्थाई बाइकार्बोनेट के कारण, अस्थाई कठोरता उसके सल्फेट के कारण, ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होता है। दूर करने की विधि की अगर बात की जाए तो परम्यूटेड विधि जो होता है, और इसी को क्या होता है कि जियोलाइट कहते हैं, परम्यूटेड सोडियम को जियोलाइट कहते हैं अस्थाई कठोरता के लिए। और अगर सीधा पूछे सबसे उपयुक्त कौन सा है तो पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये दोनों ही अस्थाई कठोरता के लिए है। बताइएगा भूपटल पे जो है ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है? भूपटल पे 46%। और पूछा जाएगा कि वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन की मात्रा, तब ये 21% होगा। ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक होंगे? 3 होते हैं ऑक्सीजन के, और हाइड्रोजन के उसके भी 3 समस्थानिक होते हैं। बताइएगा दलहनी पौधा जो है उसमें जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम। राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जो दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। और इन्हीं पौधों की जड़ों में जो है वो गांठ होती है ना, शायद दलहनी पौधा होता है, लेग्युमिनेसी कुल में जो आते हैं उनके पौधे में जो होती है वो गांठ होती है। देखिए आयतन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वायुमंडल के कितने % भाग पे जो है मतलब आणविक नाइट्रोजन जो है, कितना % नाइट्रोजन होता है? 78% होता है, 78% होता है। बताइएगा अमोनिया बनाने के लिए कौन से विधि का उपयोग किया जाता है? हैबर विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें तो सारा अलग अलग एलिमेंट दिया गया है सबका। अगर आवर्त सारणी में देखा जाए तो वर्ग 7A जो है उनके तत्वों को क्या कहा जाता है? 7A में हैलोजन, हैलोजन, हैलोजन कहा जाता है। और इसमें सबसे अभिक्रियाशील कौन सा होता है? फ्लोरीन होता है। देखिएगा होम सिग्नल को बनाने के काम में क्या, कौन से अवयव का उपयोग होम सिग्नल बनाने में किया जाता है? जो मतलब समुद्र में जो संकेत भेजते हैं वो
कैल्शियम फॉस्फाइड, कैल्शियम फॉस्फाइड। एक तो जिंक फॉस्फाइड होता है, वो तो चूहा विष के लिए जिंक फॉस्फाइड, और अगर कैल्शियम फॉस्फाइड होगा तो ये होम सिग्नल के लिए यूज किया जाता है। समुद्रों में जो संकेत भेजा जाता है ये इसी के द्वारा जो होता है, कैल्शियम फॉस्फाइड के द्वारा होम सिग्नल बनाने के लिए काम आता है। बताइए ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैस CO2 होता है। अच्छा, हम लोग जो माचिस जलाते हैं तो उसके जो नोक पे जो फास्फोरस होता है, ये कौन सा फास्फोरस होता है? लाल फास्फोरस। उसके जो मुख पे जो होता है वो लाल फास्फोरस होता है। बताइएगा शून्य वर्ग जो है, मतलब जो निष्क्रिय गैस जो, उसमें कितने तत्व होते हैं? 6 तत्व होते हैं, इसमें 6 तत्व होते हैं। इन्हीं को जो है अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किन्हें जाता है? रेमजे को दिया जाता है। रेमजे जो है वो अक्रिय गैसों की खोज किए थे। बताइएगा वायुमंडल में जो है लगभग कितना % आर्गन होता है? 0.93% जो है वो आर्गन होता है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? जेनॉन होता है, और इसी को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस है। रेडियो सक्रिय तत्व भी है। ठीक है ना, बहुत सारा फॉर्मूला वगैरह दिया हुआ, ये तो याद करना। बताइए कुछ इंपॉर्टेंट वाला पूछ रहा है। प्रोड्यूसर गैस जो होता है इसमें बताइएगा कौन को क्या क्या होगा? CO+N2 होता है। CO+N2 होता है प्रोड्यूसर गैस में। और अगर वाटर गैस होगा तो CO+H2। प्रोड्यूसर गैस होगा तो CO+N2, और ये होगा तो CO+H2 होगा। ठीक है, वाटर गैस में CO+H2 होगा। फिटकिरी का रासायनिक नाम क्या होता है? नहीं, फिटकिरी पोटेशियम होगा ना, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट होता है। K2SO4Al2 होता है ना, इसमें 24H2 होता है। सही बोला, 24H2 होता है पोटास फिटकिरी। बताएगा ये जो है फिटकिरी, ये कितने डिग्री सेल्सियस पर जो है पिघल जाएगा? 90 डिग्री सेल्सियस पर जो है पिघलने लगता है। ठीक है, याद है कि फिटकिरी जो है ये 90 डिग्री सेल्सियस तापमान मिलने पे पिघल जाता है। बताइए फिटकिरी के फूल के नाम से किन्हें जाना जाता है? बर्न्ट एलम को। ठीक है, बर्न्ट एलम जो होता है इसको फिटकिरी का फूल कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि 90 डिग्री सेल्सियस पे तो पिघलने लगता है, लेकिन और तापमान बढ़ाएंगे, जैसे 200 डिग्री सेल्सियस हुआ तो ये पिघलते पिघलते अभी क्या होता है? क्रिस्टल का रूप लेने लगता है। ठीक है, इसी के परिवर्तित रूप को जो सांद्र पदार्थ में जो परिवर्तित होता है इसको बर्न्ट एलम कहते हैं, और इसी को जो है फिटकिरी के फूल के नाम से जाना जाता है, बर्न्ट एलम को। एलम मतलब वही फिटकिरी जो है। फिटकिरी बनाने के लिए जो है बॉक्साइट को किसमें घोला जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल में। फिटकिरी बनाने के लिए जो है बॉक्साइट को सल्फ्यूरिक अम्ल में घोला जाता है। हवाई अड्डों पे जो है विमान चालक संकेत देने के लिए किसका उपयोग करते हैं? कौन से अक्रिय गैस का? नियोन का। नियोन का। ठीक है, संकेत देने के लिए नियोन का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये बहुत प्रकाशित है, मतलब कोहरे में भी ये प्रकाश मतलब चमकते रहता है। ठीक है, बहुत प्रकाशित होता है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है विमान मतलब हवाई अड्डों पे। बताइएगा वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? आर्गन है। ठीक है, अगर पूछा जाएगा सबसे अधिक जो है यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस तो जेनॉन है, और वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाने वाला अक्रिय गैस आर्गन होता है। और आर्क वेल्डिंग में जो है निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने तथा बिजली के बल्ब भरने में भी आर्गन का उपयोग किया जाता है। बताइएगा गन मेटल जो है वो किसका किसका बना होता है? CuZn और Sn। ठीक है, गन मेटल जो होगा वो CuZn Sn का बना होता है। देखिए डेल्टा मेटल हो गया, मुंज मेटल हो गया, डच मेटल, डेल्टा मेटल नहीं, मुंज मेटल, डच मेटल, और एक कौन सा होता है? पीतल। ये 3 याद रखिए। पीतल किसका बना होता है? Cu और Zn। पीतल जो होता है वो Cu और Zn का बना होता है। तो इसमें अगर मुंज मेटल और डच मेटल ये दोनों, पीतल के साथ ही मुंज मेटल और डच मेटल को याद रखिए। ठीक है, ये दोनों भी Cu और Zn का ही बना होता है। मुंज मेटल और डच मेटल ये दोनों भी उसी का बना होता है, Cu और Zn का। और अगर पूछेगा कि एक कोई इंपॉर्टेंट था, हाँ गन मेटल, तो देख लिया CuZn और Sn का बना होता है। और कांसा पूछेगा तो
Cu और Sn, Cu प्लस Sn का। और जर्मन सिल्वर Zn और निकेल Ni का। ठीक है, देखिए पीतल Cu और Zn का। इसी के साथ दो याद रखेंगे, मुंज मेटल और डच मेटल, ये दोनों भी Cu और Zn का बना होता है। गन मेटल की बात करेंगे तो Cu Zn और Sn का बना होता है। और जर्मन सिल्वर Cu और निकेल। ठीक है, Cu Zn और निकेल Ni का बना होगा। रोल्ड गोल्ड को तो पता ही है, कॉपर के साथ एल्युमिनियम मिला देते हैं तो रोल्ड गोल्ड बनता है, ये याद है। इसमें पीतल में जो है परसेंटेज पूछेगा तो Cu कितना परसेंट होता है? 70% और Zn होगा 30%। 70 और 30% Cu और Zn का आंसर Cu और Sn का बना होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का बताइएगा रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2SO4। और नाइट्रिक अम्ल का HNO3। HNO3 होता है, नाइट्रिक अम्ल का HNO3 होता है। एक पूछो बताइएगा, RDX जो है इसकी विस्फोटक उष्मा कितनी होती है? 1510 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, प्रति किलोग्राम जो होगा 1510 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होता है RDX की विस्फोटक उष्मा। ठीक है, RDX की विस्फोटक उष्मा। बताइएगा डायनामाइट का आविष्कार कौन किए थे? अल्फ्रेड नोबेल किए थे। कब किए थे? 1867 में किए थे अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट का। और बताइएगा ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन जो होता है इसमें किस किस को मिलाया जाता है तो ये बनता है ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। देखिए H2SO4 HNO3। ठीक है, टोल्यूइन के साथ जो है H2SO4 और HNO3 इसकी क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन बनता है। इसकी विस्फोटक गति कितनी होती है? 6900 मीटर प्रति सेकेंड। इसकी विस्फोटक गति जो होती है 6900 मीटर। TNT का विस्फोटक गति पूछेगा 6900 मीटर प्रति सेकेंड होता है। बताइएगा पिक्रिक अम्ल किसे कहा जाता है? पिक्रिक अम्ल ट्राई नाइट्रोफिनॉल को। ठीक है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल को जो है पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है। याद रखिए इसका दूसरा नाम पूछता है ट्राई नाइट्रोफिनॉल को TNP जो है इसको पिक्रिक अम्ल कहा जाता है। और नोबेल का तेल किसको कहा जाता है? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को। ग्लिसरीन हम लोग लगाते हैं ना मॉइस्चराइजर के रूप में ठंड वन में, तो इसको जो है वो तेल भी कहा जाता है। नोबेल का तेल कहा जाएगा ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को। और पिक्रिक अम्ल जो है वो ट्राई नाइट्रोफिनॉल को। ये दोनों याद रखिएगा, ट्राई नाइट्रो तो सेम ही है, अगर इसमें फिनॉल आएगा तो ये पिक्रिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, और अगर ग्लिसरीन आएगा तो नोबेल का तेल। प्लास्टिक RDX को जो है ना प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि RDX को प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है। ठीक है, RDX जो है इसकी खोज कब की गई थी? नहीं 1899 में। ठीक है, 1899 में RDX की खोज 1899 में किया गया था। वे साबुन जिसमें उच्च वर्षीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं उन्हें कैसा कहा जाएगा? मतलब वो कौन सा, सॉफ्ट होगा या फिर हार्ड होगा? क्या होगा? उसको कड़ा साबुन कहा जाता है। ठीक है, उसको कड़ा साबुन कहा जाता है। देखिए मुलायम साबुन होगा ना उसमें जो है जैसे वसा अम्ल तो दोनों में है। ठीक है, अगर पोटेशियम लवण हुआ तो वो मुलायम साबुन होगा, और अगर सोडियम लवण हुआ तो कड़ा साबुन होगा। याद रखिए पोटेशियम लवण और सोडियम लवण। अगर उसका उच्च वर्षीय अम्ल है उसका अगर सोडियम लवण है तो वो कड़ा साबुन, और पोटेशियम लवण है तो वो मुलायम साबुन होगा। तो हम लोग जो नहाने में यूज करते हैं वो कौन सा साबुन होता है? मुलायम। और कपड़ा धोने के लिए कड़े साबुन का यूज करते हैं। सोडियम लवण और पोटेशियम लवण दोनों याद रखिए। जो मुलायम साबुन है जिसमें नहाने का इस्तेमाल होता है पोटेशियम लवण, और जो कपड़ा धोने के लिए कड़े साबुन का होता है उसमें सोडियम लवण होता है, उसके उच्च वर्षीय अम्लों के सोडियम लवण। जैसे कि अगर सोडियम लवण है तो कास्टिक सोडा हो गया, और पोटेशियम लवण है तो कास्टिक पोटास हो जाएगा।